हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी 01 2022 बैच के लिए जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर या कहें आपके ऑफिशियल जो मॉक टेस्ट आपको दिए गए ऑफिशियल साइट पे उसके कंप्लीट सॉल्यूशंस को देंगे। यहाँ पे आपको हमने पार्ट वाइज सॉल्यूशंस को देने का इस बार आपको वादा किया था कि इस बार आपको पार्ट वाइज ही दिया जाएगा, तो हमने पार्ट वाइज लाया है। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स को डील करेंगे और कोशिश किया जाए कि फिजिक्स आपको आज ही पूरा प्रोवाइड कर दिया जाए। अगर मे बी कुछ रीजन से आपको आज नहीं मिलेगा फिजिक्स पूरा, तो कल तक आपको 3 पार्ट में फिजिक्स को हम कवर कर देंगे। ठीक है, 3 पार्ट्स में हम क्या करेंगे, फिजिक्स को कवर कर देंगे। हालांकि जो मॉक टेस्ट और कहें सैम्पल पेपर पिछले ईयर्स में दिए गए हैं और इस ईयर्स में दिए गए हैं वो सेम ही है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए नए तरीके से कोशिश किए हैं इस बार आपको फिर से सॉल्यूशंस को दिया जाए। कुछ बच्चे ने प्रीवियस पेपर नहीं देख पाए हैं, प्रीवियस जो हमने डाला था उसको नहीं देख पाए हैं, जिसमें कि हमने एक ही वीडियोस में कंप्लीट सॉल्यूशंस को दे दिया था। तो कोई बात नहीं, इस वीडियोस को देखिए और यहाँ से आप इसका लाभ उठाइए। इस मॉक टेस्ट को देखने का, इस मॉक टेस्ट को बनाने का आपको यही फ़ायदा हुआ कि आपको यह पता चलेगा कि कुछ तो कंसेप्ट आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि आपके एग्जामिनेशन का ठीक है, तो आपके थोड़ा कॉल आ गया था, तो आपके एग्जामिनेशन का लेवल कैसा है ये भी आपको पता चल पाएगा। ठीक है, तो समझ सकते हैं हमारी बातों को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर, और आपको बता दें कि इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हालांकि ये जो आपके मॉक टेस्ट है और क्या सैम्पल पेपर है वो आपको ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी जाकर इसके पीडीएफ को ऑफिशियल साइट पे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशंस को यहाँ पे देने वाले हैं, और आपको बता दें कि जीडी वाले बच्चों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए गए होंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके जीडी के मॉक टेस्ट को जीडी के प्रैक्टिस सेट्स को अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे द्वारा आपको बनाया गया है, हमारे द्वारा दिया गया है। तो उस मॉक टेस्ट को बिल्कुल अटैम्प्ट कीजिए, और उस मॉक टेस्ट में आपको ग्रीन कलर से कुछ नोट लिखा गया होगा, उस नोट को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपके उस नोट को फॉलो करने से हमें मदद मिलती है। ठीक है, तो आप हमारे लिए तो इतना कर ही सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सेक्शन 2 का है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन आपका किसका है, ये सेक्शन 2 का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन आपका सेक्शन 2 का क्वेश्चन है, और सेक्शन 2 में आप अगर देखेंगे वहाँ पे ऑफिशियल साइट पे जाके, तो सेक्शन 2 में ठीक है, सेक्शन 2 में जो आपका फिजिक्स का पोर्शन है वो आपके 86 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, एंड आपके 110 नंबर पे क्या होता है, आपके ये क्या होता है, इंड होता है। 110 नंबर पे इंड होता है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट होकर क्वेश्चन नंबर 110 पे इंड होता है, और आपका टोटल कितने, टोटल आपके 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस आपके दिए गए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस नंबर 1 क्वेश्चन से। तो 86 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वेव पिक्चर्स ऑफ लाइट फेल टू एक्सप्लेन। कहा जा रहा है कि वेव पिक्चर्स ऑफ लाइट जो था वो किन चीज़ों के बारे में हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। प्रकाश तरंगों का चित्र स्पष्ट करने में असमर्थ है, दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, या फिर पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं करता है, या फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे जो कंसेप्ट है इसके रिगार्डिंग उसको सुनिएगा, देन फिर आपको हम यहाँ पे सॉल्यूशंस को बताएंगे। तो जो वेव पिक्चर्स ऑफ लाइट है वो आपको 2 चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। सबसे पहला तो आपका होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PHOTOELECTRIC, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पहला। दूसरा, ये आपको कॉम्पटन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, COMPTON, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, ये दोनों को इफेक्ट को आपके वेव पिक्चर्स ऑफ लाइट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसका रीजन क्या है अभी आपको हम बताएंगे। तो अगर आपके आने वाले एग्जामिनेशन में अगर यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना लिख के कॉम्पटन इफेक्ट भी लिख दिया जाए तो आप उसको टिक लगा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि फोटो इलेक्ट्रिक जो होता है आपकी जो वेव पिक्चर्स ऑफ लाइट होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। तो इसके बिहाइंड आपके रीजन जो होते हैं वो क्या होता है कि जो वेव थ्योरी, जो आपका लाइट का जो वेव थ्योरी होता है, ठीक है, जो लाइट का वेव थ्योरी होता है वो क्या होता है, अगर किसी भी वेव थ्योरी के अनुसार किसी भी अगर लाइट को क्या करें हम, किसी सब्सटेंस पे, किसी भी लाइट को हम सब्सटेंस पे, किसी भी सब्सटेंस पे अगर फॉल करें तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने में क्या करता है, वो कुछ समय लेता है। ठीक है, लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो हमें कहता है कि अगर हम लाइट को क्या करें, किसी भी सब्सटेंस पे अगर इमिट करें या किसी भी सब्सटेंस पे अगर डालें तो वो इंस्टेंटली यानी विदाउट टाइम लिए हुए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर देता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि रीजन नंबर 1 में लिखिएगा, ठीक है, रीजन नंबर 1 में लिखिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है, सबसे पहले आप रीजन लिखिएगा इनका वेव थ्योरी का। तो यहाँ पे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि जो अगर हम किसी भी लाइट को किसी सब्सटेंस पे
क्या करे, किसी भी सब्सटेंस पे फॉल करवाए, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस पे फॉल करवाए तो वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने में कुछ समय ले लेता है, ठीक है, टेक्स सम टाइम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने में कुछ समय ले लेता है। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जो यहाँ पे लिखेगा अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अनुसार, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी के अनुसार, अगर हम लाइट को क्या करें, किसी भी सब्सटेंस पे अगर फॉल करवाएं, अगर लाइट को क्या करें हम किसी भी सब्सटेंस पे फॉल करवाएं तो वो क्या करता है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इमिट INSTANTA इंस्टेंटेनियसली, यानी इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही जल्दी, यानी विदाउट टाइम टेकन, इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है विदाउट टाइम टेकन, ठीक है, तो बिना समय लिए वो क्या करता है, वो इमिट कर देता है। तो ये क्या होते हैं, इसके एक रीजन्स होते हैं। दूसरा रीजन्स ये होता है कि अगर हम बात करें वेव थ्योरी के बारे में, तो वेव थ्योरी जो होता है वो क्या करता है कि अगर हम इंटेंसिटी को क्या करें, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दे तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो वेव थ्योरी हमें बोलता है कि अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स के अगर हम इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को अगर बढ़ा दे तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी भी बढ़ जाता है। तो दूसरा रीजन यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, ये रीजन्स आपको काम आ सकते हैं जब आपके एग्जामिनेशन में नए क्वेश्चन बनाया जाए उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के अनुसार अगर हम इंटेंसिटी को क्या करें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, यानी लाइट के इंटेंसिटी को क्या करें, अगर हम इंक्रीज कर दें तो हमारा एनर्जी जो होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या करें, इंक्रीज करें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर इंक्रीज करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, नो इफेक्ट्स ऑन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी नो इफेक्ट, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली दो रीजन्स होते हैं आपके, क्यों कि आपके जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको अच्छे से समझा दिया है, सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर बता के नहीं भागा हमने, अगर आंसर बता के भागना तो सिंपली टिक लगाते हो चल देते, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमने आपको कंसेप्ट सिखाया है ताकि आपको अगर इससे रिलेटेड अगर और क्वेश्चन बने तो वो आपको वहाँ पे हेल्प हो सके आपको, ठीक है। तो रीजन्स हमने बताया है, तो रीजन से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए बाद में लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा लिखा गया है कि जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में हमने आपको कहा है कि 50 नंबर के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, ठीक है, और आपका 30 नंबर का क्या होता है, 30 मिनट का आपको समय दिया जाता है। तो इस 50 क्वेश्चन को 30 मिनट में आपको क्या करना है, करना पड़ता है। ये जो फिजिक्स है आपके, यहाँ पे हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, तो फिजिक्स के 25 क्वेश्चन जो होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये आपको 3 पार्ट में कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो पेज है वो बाद में आ गया था, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 को देखिएगा क्वेश्चन में, तो नंबर 2 क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा जा रहा है कि अ फोर्स F इज गिवन बाई F इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज टाइम, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A एंड B। यदि कहा जा रहा है कि अगर फोर्स का रिलेशन दिया जा रहा है AT प्लस BT स्क्वायर से, तो कहा जा रहा है कि जहाँ पे T जो है वो हमें समय बता रहा है, तो एक और A एंड B का डायमेंशन क्या होगा, A एंड B का डायमेंशन क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेगा, हालांकि ऐसे प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताए हुए हैं, जब हम आपको लेक्चर्स दे रहे थे उस समय भी हमने बताया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो आप यहाँ पे बता रहे हैं उसको सीखिए, और नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि याद रखिएगा किसी भी एग्जामिनेशन में जो कंसेप्ट होता है वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और उसी से क्वेश्चंस, बेसिक कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो और जो जिनको बेसिक पता रहता है वही अच्छी एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। तो बेसिक हमेशा अपना बनाइए, ट्रिक के पीछे कभी नहीं भागिए, क्योंकि ट्रिक जो होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक कभी नहीं टिकता है, ये आपको भी खुद से पता होगा। तो F इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर दिया जा रहा है, हमें A और B का डायमेंशन निकालना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार कि अगर यदि कोई ऐसा इक्वेशन दिया जा रहा है, तो इस इक्वेशन के अनुसार, होमोजेनिटी के प्रिंसिपल के अनुसार, इनका डायमेंशन सभी का डायमेंशन क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी फोर्स का डायमेंशन जो होगा वो इक्वल होगा AT के डायमेंशन के, वो इक्वल होगा BT स्क्वायर के डायमेंशन के। तो किसी दो इक्वेशन को ले लीजिए, पहले हम ये दोनों इक्वेशन को लेंगे, देन फिर आप इसको भी दोनों को ले सकते हैं, देन फिर आप इसको दोनों को ले सकते हैं। तो पहले आप इस दोनों को लीजिए, क्यों इस दोनों को लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक आपका A वेरिएबल है, नहीं तो आपका अगर इसको लेंगे तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हो जाएगा और आप नहीं निकाल पाइएगा इसका डायमेंशन। तो यहाँ पे एक वेरिएबल वाले को लेंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे F इक्वल टू AT से, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 87 का। तो F इक्वल टू क्या लेते हैं, हम AT लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर
ml_2 फोर्स का डायमेंशन होता है। ये आपको याद होना चाहिए कैसे होता है। फोर्स को क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं, और फोर्स को क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है, केजी होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो केजी का कैपिटल एम होता है और मीटर का लेंथ होता है, और सेकेंड का क्या होता है, T⁻²। तो ml_T⁻², ये फोर्स का डायमेंशन होता है। तो ये सिंपल सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये याद होना चाहिए, बहुत ही छोटी बातें हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ए के बारे में। तो ए का डायमेंशन इसी तरह रहने देंगे, और टी का डायमेंशन क्या आएगा, टी का डायमेंशन आपका सिंपली कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा T⁻² अपॉन क्या है, टी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ml_T⁻3। ठीक है, तो ए का डायमेंशन क्या हो गया, ml_T⁻3। अब देखिए आपको इसी से ऑप्शन चेक करना है, ml_T⁻3 ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आपको बी का निकालना रहे तो आप क्या करेंगे, तो फिर से आप इसको ले लीजिए या फिर आप इसको ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, आपका बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको बी आंसर हमारा करेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को ले लेते हैं। ठीक है, फोर्स और BT² का, फोर्स और BT² को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज लेंगे, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका 86 87 था ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, नंबर 2 चल रहा है ना। ठीक है, तो 87 का हम आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, B×T² के। फोर्स का होता है ml², फिर से गलती लिखा हमने, ml_T⁻2, और B का B रहेगा सिंपली, और T का क्या होगा, T² का सिंपली T, कैपिटल T का स्क्वायर। तो B का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml_T⁻2 अपॉन T का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो B का डायमेंशन यहाँ से आपको क्या मिल गया, तो B का डायमेंशन आपको यहाँ से मिल गया ml_T⁻4। तो आपको यहाँ पे B का भी डायमेंशन मिल चुका है, क्या हो गया, ml_T⁻4, और इसका डायमेंशन A का क्या है, ml_T⁻3। तो ऑप्शन क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको बनाना होता है। ये बहुत ही कम समय वाले क्वेश्चन होते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये समय लग रहा है बनाने में, तो नहीं बाबू, समय नहीं लग रहा है, हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, तो इसका आंसर समय लग रहा है। इतना आपको ना ये सभी झंझट वहाँ नहीं लिखना होता है। जितना कम स्टेप्स लिखिएगा उतना ज़्यादा आपका समय बचेगा, और आपको एक स्टेप्स पर लिखने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिएगा। ठीक है, जो कम स्टेप्स लिखिए ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, तभी आपके जो फ्लुएंसी है और आपका जो स्पीड है वो अच्छे से बढ़ पाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए अब हम क्या बात करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर 88 कैसा है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे लिए। ठीक है, तो मार्कर थोड़ा सा आप चेंज करेंगे हम। यहाँ पे बता दें कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा जा रहा है कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी है जो कि कहाँ से, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक बॉडी है जो कि क्या हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एंड ट्रैवल फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड तक क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, टू मेक अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 25 मीटर, 25 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। इफ़ इट हैज़ ट्रेवल अ डिस्टेंस विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, देन ए, यदि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से ट्रैवल करेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ये सब क्वेश्चन हमने ऐसे क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं पहले भी, आपको नहीं पता है तो आप उन सभी वीडियोज़ को जाकर देखिए। ठीक है, तो कहा जा रहा है क्वेश्चन के अनुसार, फिर से पढ़ेंगे कि ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जैसे से कहा जाएगा आपको वैसे वैसे अप्रोच लेना है, जैसे से कहा जाए काइनेमेटिक्स क्वेश्चन जैसे भी आए वैसे से आपको लिखते चलना है। तो बॉडी स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, पहला काम हमने किया, एंड ट्रेवल्स फॉर 5 सेकेंड, टाइम कितना है 5 सेकेंड। दूसरा काम क्या है फिर, टू मेक अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 25 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 25 मीटर। ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बिल्कुल हराने वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक्सेलरेशन कहा जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन को ए दिया जा रहा है, तो इस ए का वैल्यू क्या होगा आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT²। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये तो आपका खत्म हो गया, तो एस इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ A इंटू T²। ठीक है, तो हाफ ऑफ A इंटू T² हो गया यहाँ से। तो इसका वैल्यू कितना है 25 है, इसका वैल्यू कितना है आपका 25 है, तो यहाँ पे हम 25 लिखेंगे, इज इक्वल टू हाफ ऑफ A कितना है हमें नहीं पता, ये तो निकालना है ना हमें। T कितना है 5 है, तो 5 इंटू 5, तो 5 5 25 से 25 कट गया, ए इक्वल टू क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर मिल गया हमें सी ऑप्शन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख सकते हैं कितना हमने कम समय में 1 से 2 लाइन के अंदर भी हमने इसको बनाया। तो आप भी बना सकते हैं बिल्कुल, बस जैसे हमारे द्वारा सिखाया जा रहा है, जैसे हमने अप्रोच आपको दे रहे हैं उस तरीके से सीखिए। प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, आपके अग्नि बैचेस के लेक्चर्स को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपको डेफिनेट तौर पर हेल्प होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। हालांकि ये 90 नहीं है हमारे लिए, तो ये 4 है। क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को लगेगा बाप रे 90 क्वेश्चन बना लिए हम, नहीं 90 क्वेश्चन नहीं, ये तो चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कितना था, गड़बड़ा गया क्या, चलिए ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, चलिए 90 नंबर में कहा जा रहा है कि द बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन और रफ इंक्लाइन प्लेन विथ मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक बॉडी है जो कि किसी इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्लाइन कर रहा है, जिसका इंक्लेशन कितना है 30 डिग्री दिया जा रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से कितना है 30 डिग्री, यही हॉरिजॉन्टल आपका, ये ना हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से 30 डिग्री हमने लिया इस तरह से। तो फिर कहा जा रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.26, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रहा है 0.26 दिया जा रहा है।
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया जा रहा है, तो ये आपका 0.26 दिया जा रहा है। तो चलिए हम लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है हमारा, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब समझते हैं म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है आपका 0.26। म्यू का डायमेंशन होता है क्या, बिल्कुल नहीं, म्यू का यूनिट ही नहीं होता है तो डायमेंशन कहाँ से होगा, ठीक है। तो इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.26, ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ इन मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम फिगर को क्या करेंगे थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, फिगर को क्या करेंगे थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। तो फिगर के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार हम क्या है कि एक फिगर, एक ब्लॉक है या फिर कह सकते एक बड़ी है जो कि क्या है इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, ए बड़ी स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन और डाउन स्लाइड हो रहा है, नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है, ठीक है, विद एन इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, और इंक्लाइन प्लेन जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.26, तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपने ऐसा क्वेश्चन पहले से ही पढ़ रखा है, और नहीं पढ़ रखा है तो हमने भी आपको पढ़ाया है, तो उसे जाकर आप देखिएगा। आपको पता है कि बॉडी का जो मास होगा यानी इसका जो ग्रेविटी होगा वो क्या लगेगा, बिल्कुल इसके सेंटर से लगेगा, और वो कितना लगेगा m/g लगेगा, वो क्या होगा इसके वेट के बराबर होगा। पता है किसी भी बॉडी का उसका वेट जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ डाउनवर्ड होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ से mg का वेट जो wt लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका दो कंपोनेंट होगा mg का, एक mg यह वाला कंपोनेंट होगा और एक mg ये वाला कंपोनेंट होगा। ये कंपोनेंट क्या होगा आपका mg cos थीटा हो जाएगा, और ये कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना है, और साथ ही साथ ये तो आपको पता होगा, यहाँ पे कुछ एडिशनल दिया गया है। यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो आपका फ्रिक्शन है, ये जो बॉडी है, ये जो आपका सरफेस है, ये सरफेस क्या है फ्रिक्शन वाला सरफेस, यानी इस पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, इस पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो बॉडी अगर आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन जो होता है बॉडी के मोशन के जस्ट अपोजिट लगता है, बॉडी के रिलेटिव मोशन और कहे तो उसके एक्चुअल मोशन के जस्ट अपोजिट लगता है, ठीक है। तो बॉडी हमारा इधर की तरफ जा रहा है तो हमारा जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा आपका इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन क्या लगेगा हमारा इधर की तरफ लगेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों फ्रिक्शन यानी एफ को mg sin थीटा के क्या करेंगे बराबर करेंगे। क्या क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि हमारा जब भी हमें निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, आपके कह सकते हैं कि ये आपका सॉरी यहाँ पे बराबर नहीं करेंगे। क्यों बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें कुछ एक्सेलरेशन दिया जा रहा है, हमें कुछ एक्सेलरेशन को निकालना है कि आखिर वो कितने एक्सेलरेशन से चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, बॉडी ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन को लिखेंगे ये mg sin थीटा, ठीक है। तो m तो मास है तो एक्सेलरेशन हट गया, फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तो आपका हट जाएगा ना, सिंपली एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा g sin थीटा, g sin थीटा। अब बॉडी नीचे जा रहा है तो स्वाभाविक है ये वाला बड़ा होगा, जिसका आंसर हमने इसको पहले लिखा है। माइनस करेंगे ये f का वैल्यू, तो f के रिगार्डिंग जो एक्सेलरेशन आएगा f के कारण वो क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा f इक्वल टू क्या होता है म्यू इंटू n होता है, यानी म्यू इंटू नॉर्मल होता है, ठीक है। f इक्वल टू क्या होता है म्यू इंटू नॉर्मल होता है, समझ रहे। तो म्यू का वैल्यू म्यू ही रहेगा और n का वैल्यू क्या होगा, n जो होगा यहाँ पे यानी नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा आपका नॉर्मल, यही आपका बॉडी के जस्ट परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, तो आपका mg cos थीटा, ये आपका mg cos थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से f का वैल्यू आपको ये मिल गया। तो यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के, तो m से m कट जाएगा और a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका म्यू इंटू जी इंटू cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे म्यू इंटू जी इंटू cos थीटा, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, a इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू जी इंटू cos थीटा, ऐसा किया हमने, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा, समझ रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं नहीं होता, तो म्यू का वैल्यू क्या होता है जीरो होता, तो म्यू का वैल्यू जीरो होता तो ये वैल्यू पूरा हट जाता, और उस कंडीशन में आपसे कोई एक्सेलरेशन पूछता कि बताइए बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, तो बॉडी का एक्सेलरेशन सिर्फ mg sin थीटा होता, जो कि आपने हर बार पहले से भी पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पे आपने जब फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको फ्रिक्शन एक इंक्लूड किया गया होगा, इसमें कहा गया होगा कि बॉडी अगर जिस तरह से चल रहा है, बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और उससे कारण क्या होता है आपका एक फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन भी हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यू का वैल्यू में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे एक एडिशनल जो आपका एक्सेलरेशन है जो कि क्या करेगा इस बॉडी के मोशन को घटाएगा, बॉडी आगे जाना चाहेगा लेकिन फ्रिक्शन क्या होगा उसको पीछे खींचेगा, तो बॉडी का क्या होगा वेलोसिटी को, बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब जी साइन थीटा से कम होकर क्या हो गया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी इंटू कॉस थीटा। अब जो भी वैल्यू आपको दिया गया उसको डाल लीजिए, जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू 9.8 होता है, ठीक है। और ए का साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू साइन 30 है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 माइनस म्यू का वैल्यू कितना है 0.26, जी का वैल्यू तो हमने बाहर निकाल लिया, और cos थीटा का वैल्यू क्या है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिएगा तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमने इसको सॉल्व करके रखा है तो आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना 2.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 2.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा है बताइए, ऑप्शन नंबर कोई नहीं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है इन क्वेश्चंस को बनाना होता है, समझ रहे हैं आपको। ये इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, आपको सिंपल यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो कैसे एक्सेलरेशन निकालिएगा। अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहता तो सिंपली एक्सेलरेशन जी साइन थीटा हो जाता है, अगर फ्रिक्शन फोर्स आ गया है तो जी साइन थीटा माइनस क्या हो जाता है म्यू जी इंटू कॉस थीटा, आपका एडिशनल क्या होता है आपका एक जुड़ जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 आपका ये हमारे लिए
5th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि व्हेन द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 1%, यदि लीनियर मोमेंटम किसी पार्टिकल का 1% से इंक्रीज कर दिया जाता है, इस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय x%, तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है वो x% से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, उसका काइनेटिक एनर्जी होता है वो x% से इंक्रीज होता है। व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 300%, देन इस लीनियर मोमेंटम इंक्रीज बाय y%, द रेशियो ऑफ y/x, ठीक है, तो y/x का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन में, फिर से क्या क्या दिया गया है उसको लिखेंगे हम, फिर अपने प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। तो व्हेन लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 1%, जब लीनियर मोमेंटम पार्टिकल के क्या करते हैं 1% से इंक्रीज कर देते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर पार्टिकल का इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा, जैसे इनिशियल लीनियर मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं अगर हम, तो उस पार्टिकल का इनिशियल लीनियर मोमेंटम अगर आपका x होगा, ठीक है, या फिर x नहीं मानते हैं, चलिए इसको हम क्या मानते हैं, p मान लेते हैं। तो p में क्या करेंगे 1% का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको अगर हम 100 मान के चलते हैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन में, तो क्या होता है हमें थोड़ा सा आसानी मिलती है। तो क्या करें 100 मान के चले, क्या नहीं चले, तो देखते हैं इसका शॉर्ट तरीका कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार कहा है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो पार्टिकल का कितना 1% से इंक्रीज हो जा रहा है, कितना 1% से। तो पहले का मान लेते हैं p होगा, तो बाद का कितना होगा आपका p प्लस 1% ऑफ p, बाद का p यही होगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कितना था, पहले का काइनेटिक एनर्जी हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए k होगा, तो बाद का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा ke डैश, वो कितना हो जाएगा आपका k प्लस x%, क्या हो रहा है k प्लस x%, ठीक है। चलिए तो फिर दोबारा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज बाय 3%, जब काइनेटिक एनर्जी व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज बाय 3%, इस लीनियर मोमेंटम इंक्रीज बाय y%। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा अगर किसी पार्टिकल का कितना, पहले का बाद का काइनेटिक, पहले का काइनेटिक एनर्जी मानते हैं k है, तो बाद का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है आपका 300% से इंक्रीज हो रहा है, तो यानी k प्लस 300% ऑफ k। तो मोमेंटम जो हो रहा है वो कितने से y% से इंक्रीज हो रहा है, यानी p डैश क्या हो जा रहा है आपका y से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम चलिए y को निकालेंगे खुद से और x को निकालेंगे खुद से। तो यहाँ पे हम इसको लेंदी न करते हुए सीधे सिंपली समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी x% से इंक्रीज हो जा रहा है और ये y% से इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंदी नहीं करेंगे सिंपली हम, और आपको हमको क्या करना है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी का अगर मोमेंटम में अगर मान लेते हैं कि 1% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में अगर इंक्रीमेंट हम निकाल ले, उसको क्या करें हम x% के बराबर मान लेंगे। फिर उसी तरह हम p डैश का, यानी अगर काइनेटिक एनर्जी में अगर 300% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मोमेंटम के इंक्रीमेंट को हम निकाल लें और उसको हम क्या करेंगे y डैश के बराबर कर देंगे, तो वहाँ से x और y का रेशियो निकल जाएगा हमें, ठीक है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको। तो देखिए क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का आता है, इस बात को हमेशा जान लीजिएगा। सो आपको हराने की जरूरत नहीं है, सीखिएगा तो आप बिल्कुल बना पाइएगा, समझ रहे हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको हम। तो आपने पढ़ा होगा पहले से भी कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है और मोमेंटम जो होता है, और उनमें क्या, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों में क्या रिलेशन होता है, आपको आपने पहले से भी पढ़ा होगा, आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच क्या रिलेशन होता है, बताइए। अगर नहीं पढ़ रखा है तो यहाँ पे सीखिए, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है आपका, तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, जहाँ p क्या है आपका लीनियर मोमेंटम है, m क्या है आपका मास है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है हमारा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि जो p में क्या हो रहा है 1% का इंक्रीमेंट हो रहा है, p में क्या हो रहा है आपका 1% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो नया p डैश क्या हो जा रहा है आपका, तो p प्लस 1% ऑफ p यानी 1p अपॉन 100, यानी कहने का मतलब ये कितना हो गया आपका, ये आपका 101p अपॉन 100, यही हो गया आपका, ठीक है, 101p अपॉन 100, सिंपल सा है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो नया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, तो नया काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो पी डैश स्क्वायर अपॉन 2m, तो पी डैश का वैल्यू कितना है 101p बटे 100 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m। तो यहाँ से 101 अपॉन 100 को क्या करेंगे हम बाहर निकालेंगे, और ये आपका पी स्क्वायर अपॉन 2m जो नीचे बचेगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जिसको कि हमने k माना है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिंपली इतना जो है वैल्यू k के बराबर हो गया था, यानी 101 अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू k, यानी नया काइनेटिक एनर्जी जो डैश मिला वो हमें क्या मिला आपका 101 का स्क्वायर अपॉन 100 इंटू k, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम नेक्स्ट, आपको जो हमारा काइनेटिक एनर्जी k डैश का वैल्यू इतना मिल चुका है, अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो वो कितना दिया जा रहा है परसेंटेज, क्वेश्चन के अनुसार x% से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये आपका x% होगा और ये किसके बराबर होगा, ये आपका पहले का काइनेटिक एनर्जी माइनस बाद का काइनेटिक एनर्जी अपॉन पहले का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यानी k डैश माइनस k अपॉन k गुने 100, यही तो आपका परसेंटेज x% के बराबर होगा। तो k डैश का वैल्यू कितना है 101 का स्क्वायर बटे 100, क्या है 101 का स्क्वायर बटे 100, तो 101 का ये 100 माइनस इतना टाइम्स ऑफ k इंटू k अपॉन k गुने 100, यही है। तो ये आपका k से k सब में निकल जाएगा, हट जाएगा, तो 101 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस k
सॉरी -1 गुने 100, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, बताइए इसको सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा। तो ये आपका जब हम पॉइंट डालेंगे तो सिंपली आपका एक और काम कर सकते हैं कि इसको हम डायरेक्टली सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 101 गुने 101 कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें से क्या करते हैं आपका जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पर कितना 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है। एक पर 4 जीरो, तो यानी ये आपका ऊपर 201 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आपका आ जाएगा 100 गुने 100, और पहले से क्या है 100 है, तो 100 से 100 कट गया, तो आपका 201 बटे 100, ठीक है। ये आपका क्या हो x% निकल गया, ठीक है। उसी प्रकार से सिमिलरली आपको y% निकालना है, तो y% अब हम क्या करेंगे डायरेक्टली निकालेंगे, बिना फॉर्मूला लगाए हुए डायरेक्टली यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। कैसे देखिएगा, आपका रिलेशन के अनुसार कहा जा रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, रिलेशन के अनुसार कहा जा रहा है कि इस बार कि काइनेटिक एनर्जी k है और काइनेटिक एनर्जी में 300% का चेंज आ रहा है, तो मोमेंटम में क्या होगा। तो रिलेशन आपने पढ़ा है, रिलेशन आपने क्या पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है k = p² 2m होता है, तो यहाँ से p का वैल्यू क्या हो गया √2k × m, ठीक है, √2 k × m, ये आपका हो गया। तो p डैश का वैल्यू कितना है आपका, p डैश का वैल्यू कितना है आपका बताइए, वो आपका √2 k डैश × m, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, मास में तो चेंज होगा नहीं, मार्कर यहाँ पे नहीं चल पा रहा है सॉरी। तो p डैश p = √2 k × m, k डैश × m, k डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 300% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो पहले k होगा, फिर बाद में 300k, ठीक है। तो पहले क्या आपका, पहले k है, फिर इसमें क्या है 300% ऑफ k, यानी 300/100 इंटू k कर रहे हैं, तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये आपका क्या हो गया 4 × k हो गया। तो p डैश का वैल्यू क्या हो गया आपका √2 × 4 × k × m, ठीक है। तो 4 से बढ़ा गया 2, √2 × k × m, ये क्या है पहले से मोमेंटम p है उसके बराबर है, तो p डैश का वैल्यू क्या हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ p के बराबर हो गया, यानी p डैश का वैल्यू क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ p के बराबर हो गया, ठीक है। ये किस क्वेश्चन के लिए हम बना रहे हैं आपको, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है, ताकि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो PDF के समझते दौरान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकेंड पार्ट है, ये आपका क्या है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो बहुत लंबा जा रहा है, हम क्या करें अब इसको, कैसे इसको हम एग्जामिनेशन में हैंडल करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ आपको सिखाया जा रहा है, और कहने का मतलब होता है कि कोशिश करके कि क्वेश्चंस के लेवल जो होंगे वो आपके अच्छे आ सकते हैं, सो आप लल्लू लेवल का क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाइएगा, ठीक है। कुछ बच्चे का होता है कि सर 2 + 2 = 4, यही जोड़ के बता दीजिए, हम यही एग्जामिनेशन में पढ़ के चले जाएंगे, क्योंकि भारी क्वेश्चन जैसे बताइएगा बच्चे छिड़िया जाते हैं। कुछ बच्चे सब उनको लगता है कि सर बहुत भारी बता दे रहे हैं आप, तो सब इतना भारी हम कैसे एग्जामिनेशन बनाएंगे, कम ही समय मिलता है, तो ये आपका दिक्कत है, ठीक है। आपको सीख के तो जाना ही जाना है बिल्कुल, जब भी ऐसा नहीं हो कि बहुत टफ दे देगा, क्योंकि समय कम है तो क्वेश्चन उसी के लेवल के अनुसार देगा, ठीक है। तो आपको बहुत टफ बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है, लेकिन आप कंसेप्ट सीख कर जाना आपका ये काम है, क्योंकि कंसेप्ट सीख कर नहीं जाएगा तो बिल्कुल नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, तो हटवाने वाली बात नहीं होती है। तो p डैश का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ p आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट आपका चेंज इन p निकालेंगे, यानी चेंज इन p जो कि किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, जो कि आपके y% के बराबर है। तो y% कैसे निकलेगा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 91 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर, और जो कि चौथा पार्ट है इसका, ठीक है। तो p डैश यानी y% जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है आपका p डैश - p/p × 100, ठीक है, समझ रहे हैं। तो p डैश का वैल्यू कितना है, p डैश का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ p, 2p - p अपॉन नीचे क्या होगा p × 100, तो p से p कट गया, तो ये सिंपली आपका 100 हो गया। सिंपली क्या हो गया आपका, सही तो है, सही है ना। तो ये आपका सिंपली 100 हो गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं किसी को, कोई डाउट है क्या किसी को, तो नहीं होना चाहिए। तो y का वैल्यू आपको 100 मिल गया। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार आपको निकालना है कि रेशियो ऑफ y/x। तो y/x का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, तो y/x का रेशियो जो होगा आपका 100/201/100, 201/100, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना हो गया आपका 100 × 100/201, y का वैल्यू क्या आ गया आपका 100 × 100/201, ठीक है, भागा 201। तो यहाँ पर कितना लगभग 49.75 के आसपास आ रहा है। तो 49.75 के आसपास, यानी कहने का मतलब क्या हो गया आपका, तो ये 49 पॉइंट कितना है हमारा 75 है। तो ऑप्शन को देखिएगा, 50 के करीब में कोई आंसर है क्या, तो 50 से करीब में हमारा क्या है आपका C नंबर आंसर बताया जा रहा है, ठीक है। 50 से करीब में जो है हमारा वो कितना नंबर बताया जा रहा है, वो C नंबर बताया जा रहा है, ठीक है।
ठीक है, तो क्या हो गया हमारा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमको इसको बनाना होता है। हो सकता है यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो, मे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे भी बनाकर दिखाया है, तो मे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आपको जो तरीका होगा वो सेम बिल्कुल यही तरीका होगा, कोई अदर तरीका इसमें नहीं लगाना आपको। ठीक है, इसी तरीके से सेम इसी फॉर्मुला पे इसी बेस्ट पे बनाइए, आपका डेफिनेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आप बिल्कुल उसको बना पाइएगा। देखिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है इतना ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ना दे। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए वो इतना ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन वाला ना दे, क्वेश्चन छोटा छोटा दे दे, छोटा छोटा टर्म दे दे जो कि आसानी से कर जाए। जैसे कि आपका ये 2p आ गया, उसी तरह यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो चेंजिंग था वो हो सकता है कि 3p या फिर 4p ऐसा दे दे, ताकि हमारा जो टर्म हो वो लंबा ना जाए, कैलकुलेशन लंबा ना जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको वहाँ पे दे सकता है, तो बात को समझिएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन अब बात करने वाले हैं अब नंबर 92 का। ठीक है, नंबर 92 ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा? ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कितना नंबर आपका? ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। तो इफ़ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, एक बॉडी है जो कि किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स। कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जो कि किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। जैसे मान लेते हैं ये एक बॉडी है और वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये क्या है, इसका एक्सिस है। ठीक है, और ये जो एक्सिस है उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बीचों बीच सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम जिसको कहते हैं ओमेगा, वो किसके अलोंग होगा, यानी वो किस डायरेक्शन में होगा, सिंपली आपसे यह पूछा जा रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि एल जो होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है, तो यही ओमेगा ने पूछ रहा है आपसे एंगुलर मोमेंटम, जिसको कि हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एल जो होता है आपको पता है, एल जो होता है वो क्या होता है आपका आई इंटू ओमेगा होता है। तो आपको पता होना चाहिए एक और बात कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आपके ओमेगा के डायरेक्शन में होता है, यानी ओमेगा का डायरेक्शन जिस अलोंग होगा आपके एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन उसी अलोंग होगा, क्योंकि ये आई जो होता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपका, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये एक प्रकार का मास हमें बताता है। क्या होता है, एक प्रकार का हमें मास को बताता है। ठीक है, सो जब भी मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम का अगर आपको डायरेक्शन पूछा जाए तो वो आपके ओमेगा के अलोंग होगा। ठीक है, तो ओमेगा को कैसे लिखते हैं हम सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अगर हम ओमेगा का डायरेक्शन निकाल लें तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन निकल जाएगा। तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो होता है आर क्रॉस भी। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू आर क्रॉस वी। तो इसका मतलब यही हुआ कि ओमेगा जो है, ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड भी। हमने ऐसा क्यों लिखा, आपने पढ़ा होगा वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ के अनुसार कोई अगर वेक्टर सी जो है, ठीक है, कोई वेक्टर सी जो है अगर वो किसी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो सी जो है वो क्या है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के अनुसार जो ओमेगा का है वो वैल्यू क्या है, आर क्रॉस बी के बराबर हो जाता है, और ओमेगा क्या है आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका मतलब आर क्रॉस बी के। तो ओमेगा जो है आर क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एल जो होगा वो भी आर क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा। तो आर क्रॉस बी कहाँ होता है, आर क्रॉस बी जो होता है वो आपके प्लेन में होता है। ठीक है, आर क्रॉस बी जो होता है यानी रेडियस और उसका वेलोसिटी जो क्या होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो आपके प्लेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यही आपका प्लेन होगा, इसी में प्रेजेंट होगा और इसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो ये एक्सिस भी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो किसके, इस एक्सिस के अलोंग होगा। तो लिख सकते हैं आप एक्सिस के रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी अलोंग द एक्सिस। सिंपल है। या फिर अगर इसको दूसरे तरीके से ऑप्शन देता परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसा भी देख सकता था। ठीक है, दोनों कंडीशन में आंसर सही होता। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। अब जल्दी से बनाएंगे क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो ज़्यादा लंबा समय ले लिया है और वीडियो हो सकता है कहीं लंबा हो गया होगा, सो इसका आंसर हम जल्दी से कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 को देखिएगा। 93 में लिखा जा रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन ऑफ अर्थ इज 5 आवर। अर्थ के सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 5 आवर है। ठीक है, इफ़ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सेटेलाइट इज इंक्रीज बाई 4 टाइम्स। अगर सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सेटेलाइट जो है उनके सेपरेशन को कितना 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जा रहा है प्रीवियस वैल्यू से, तो द न्यू टाइम पीरियड, तो नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर। ठीक है, तो अर्थ के सेटेलाइट का टाइम पीरियड कितना है, 5 आवर है। तो टी को मानते हैं, T1 को मानते हैं कितना, 5 आवर। ठीक है, इफ़ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सेटेलाइट इज इंक्रीज बाई 4 टाइम्स। अगर सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सेटेलाइट के सेपरेशन को कितने से इंक्रीज कर दिया जा रहा है, आपको 4 गुने से इंक्रीज कर दिया जा रहा है, तो न्यू टाइम पीरियड क्या होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है, यानी नया टाइम पीरियड। ठीक है, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके आर के क्यू के। ये कौन सा इक्वेशन होता है, ये कौन सा रिलेशन होता है, ये कहाँ से आता है, तो ये आपका केपलर्स के लॉ से आता है। कहाँ से, केपलर्स के लॉ से। केपलर्स के लॉ के अनुसार जो टाइम पीरियड होता है किसी भी सेटेलाइट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके सेपरेशन के बीच का। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इनिशियल सेपरेशन, अगर टाइम पीरियड T1 होगा तो इनिशियल सेपरेशन कितना होगा, R1 मान लेते हैं, R1 होगा। ठीक है, और अगर टाइम पीरियड बाद का टाइम T2 होगा तो बाद का जो सेपरेशन होगा R2 वो किसके बराबर होगा, तो 4 टाइम्स लिखा जाए तो 4 टाइम्स ऑफ R1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इस फार्मूला को पूरा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कैसे देखिएगा अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से R1 का वैल्यू हम R1 रख लेते हैं और R2 का वैल्यू हमें पता है कितना, 4 टाइम्स ऑफ R1 इसका क्यूब। तो R1 से R1 कट गया तो ये 1 अपॉन 4 का
क्यूब हो गया। क्या हो गया? 1/4 का क्यूब हो गया। और ये किसके बराबर हो गया? T1/T2 के स्क्वायर के बराबर हो गया। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट पेज लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज लेंगे। तो नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे? ये सॉल्व करेंगे इसको। तो T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? T2 का स्क्वायर। या फिर इसको एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग वाले टर्म को हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो T1/T2 जो हो गया वो किसके बराबर हो गया आपका? ये आपका हो गया 1/4 पे पावर 3/2 के। तो ये 1/4 पे पावर 3/2 किसके बराबर होगा? ये आपका 1/2 का क्यूब के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 के क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका T1/T2 का वैल्यू जो हो गया वो 1/2 का क्यूब के बराबर हो गया। तो T1 का वैल्यू क्या हो गया? T2 इंटू 1/2 का क्यूब, यानी T2 इंटू ये 1/8। T1 का वैल्यू आपको T2 इंटू 1/8 मिल गया। तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? T2 का ही वैल्यू तो आपसे पूछा जा रहा है ना। तो T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? T1 इंटू 8। ठीक है, तो T1 का वैल्यू कितना है? इनिशियली जो टाइम पीरियड है वो 5 घंटा है। तो 5 इंटू 8, ठीक है, 5 इंटू 8 तो 5 8 कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, तो 40 आवर क्या हो जाएगा आपका? नया टाइम पीरियड हो जाएगा। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है आपका? कौन सा क्वेश्चन है? देखिए बच्चों, आज जो थोड़ा मार्कर के हमें प्रॉब्लम दे रहा है, मार्कर से हम कारण लिख नहीं पा रहा है। इस कारण से हमारा स्पीड जो हो जा रहा है बोलने का भी और लिखने का दोनों स्लो हो जा रहा है। सो आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इस कारण से सॉरी, ये खुद का बनाया हुआ मार्कर से थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम दे देता है। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर 94 में क्या लिखा जा रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका? 8th नंबर हो गया। ठीक है, 8th नंबर दिखिएगा आपका, 8th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 8th नंबर में क्या लिखा जा रहा है? हुक्स लॉ इसेंशियली डिफाइन। हुक्स लॉ में क्या डिफाइन करता है? ठीक है, तो हुक्स लॉ जो होता है वो हमें क्या बताता है? हुक्स लॉ हमें इलास्टिक लिमिट को बताता है। क्या बताता है? हमें इलास्टिक लिमिट के बारे में बताता है। देखिए, हुक्स लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है अंडर द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है अंडर इलास्टिक लिमिट, यानी हुक्स लॉ जो होता है वो हमें इलास्टिक लिमिट के बारे में बताता है। और हुक्स लॉ जो हमें बताता है स्प्रिंग के केस में, याद रखिएगा, स्प्रिंग के केस में जो होता है वो हुक्स लॉ में कहता है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? आपके एक्स के होता है। ठीक है, और यहाँ से जो कांस्टेंट आता है के इंटू एक्स माइनस टाइम्स ऑफ ओ बी माइनस टाइम्स ऑफ के इंटू एक्स जो आता है, तो यहाँ जो के होता है ये आपका क्या होता है? इलास्टिक लिमिट होता है। यानी किसी भी स्प्रिंग को अंदर इलास्टिक लिमिट तक अगर हम ला मारते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? अपने शेप को रिगेन कर लेता है, अपने पोजीशन को रिगेन कर लेता है। अगर उस इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा ला मार दे, ज़्यादा खींच दे, तो क्या होगा? वो ब्रेक कर जाएगा और कहे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो हमें हुक्स लॉ क्या बताता है? हमें इलास्टिक लिमिट के बारे में बताता है। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 95। नंबर 95 कितना नंबर क्वेश्चन है? नंबर 95 आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ लिखा जा रहा है कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो पहला लिखा जा रहा है कि स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड आर स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। बिल्कुल बात है कि किसी भी लिक्विड का जो उसका स्मॉल जो स्फेरिकल शेप होता है वो उसके सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो ये आपका करेक्ट है। आपको रॉन्ग बताना है, याद रखिएगा, रॉन्ग बताना है, बिल्कुल करेक्ट वाला नहीं मार के चलाइएगा। ठीक है, बहुत सारे गलती कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो वाइल राइजेस थ्रू दी वीक ड्यू टू कैपिलरी। बिल्कुल वाइल जो होता है वो अगर कैपिलरी जो किसी भी कैपिलरी ट्यूब में राइज होता है वो कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। ठीक है, ठीक है, और जो कोई भी लिक्विड अगर किसी भी कैपिलरी में अगर राइज करता है तो वो भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सी को पढ़िएगा। डी नंबर तो नॉन ऑफ दीजिए, उसको हटाते हैं। सी नंबर को पढ़िएगा। इन ड्रिंकिंग द कोल्ड ड्रिंक थ्रू अ स्ट्रो वी यूज द फेनोमेना ऑफ कैपिलरिटी। तो बिल्कुल गलत बात है कि अगर हम ड्रिंक करें, यानी किसी भी कोल्ड ड्रिंक को अगर पीते हैं स्ट्रॉ से, यानी उसके पाइप से, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक का डब्बा है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का डब्बा है, यहाँ पे क्या करते हैं हम? स्ट्रॉ लगाए हुए हैं। क्या लगा हुआ है? हम यहाँ पे स्ट्रॉ लगाए हुए हैं और स्ट्रॉ से क्या कर रहे हैं? हम पी रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉ से हम क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं। तो क्या चल रहा है कि क्या इस पीने का जो फेनोमेना होगा उसमें क्या करेंगे? उसमें कैपिलरिटी का यूज होता है क्या? इस फेनोमेना में क्या ये फेनोमेना जो बेस्ट होता है वो कैपिलरिटी पे बेस्ट होता है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो बेस्ट होता है वो क्या होता है कि यहाँ का जो प्रेशर होता है और यहाँ का जो प्रेशर होता है, यहाँ का प्रेशर अगर पी माने तो यहाँ का प्रेशर कितना हो गया? आपका पी देश हो गया। यानी कहने मतलब यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस के कारण ऐसा होता है। जब हम स्ट्रो को अपने माउथ में रखते हैं, मुंह में रखते हैं, तो मुंह से उसको हल्का सा प्रेशर लगाते हैं, एकदम सॉफ्ट टाइप का प्रेशर लगाते हैं एक प्रकार से। तो उस सॉफ्ट टाइप के प्रेशर से क्या होता है कि आपके अपर मोस्ट पोर्शन पे और लोअर मोस्ट पोर्शन में क्या होता है? प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है और उस प्रेशर के डिफरेंस के कारण आपका जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो नीचे से आपके मुंह में चला जाता है, नीचे से आपको उठ के मुंह में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिलरिटी का कोई योगदान नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा? करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि ये जो सी ये बता रहा है वो आपके कैपिलरिटी के फेनोमेना पे बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर सी, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है कि बकेट फुल ऑफ हॉट वाटर इज केप्ट इन अ रूम। ठीक है, एक बकेट जो होता है हॉट वाटर से भरा हुआ एक रूम में उसको रखा जाता है, इज केप्ट इन अ रूम एंड इट्स कूल फ्रॉम 75 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। और उसको 75 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया जाता है इन T1 मिनट में। ठीक है, तो T1 मिनट में उसको कितना? 75 डिग्री सेल्सियस से कितना आपको 70 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया जा रहा है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया जा रहा है T2 मिनट में। फिर 65 डिग्री सेल्सियस से लेकर
कितना 60 डिग्री सेल्सियस तक T3 मिनट में कूल किया जा रहा है। तो देन आपको कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपको बताना है कि T1 T2 T3 में क्या रिलेशन होंगे। तो यहाँ पे आपको दो कंसेप्ट लिखवाने वाले हैं इसके रिगार्डिंग, उस दोनों कंसेप्ट को यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, पहला कंसेप्ट यहाँ पे लिखिएगा, पहला लिखिएगा, सॉरी क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, कंसेप्ट नोट करके लिख लीजिएगा। पहला में क्या लिखिएगा नोट में कि अगर आपका स्मॉलर डिफरेंस होगा, क्या होगा आपके, अगर टेम्परेचर डिफरेंस अगर आपका स्मॉलर रहता है किसी बॉडी और सराउंडिंग के बीच में, तो आपका जो रेट ऑफ कूलिंग भी होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस और क्या रहता है, स्मॉलर रहता है, तो रेट ऑफ कूलिंग भी क्या होता है आपका, स्मॉलर ही होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा कि जो आपका रेट ऑफ कूलिंग तो स्मॉलर हो गया, आपको ये पता चल गया। तो अगर आपका रेट ऑफ कूलिंग अगर स्मॉलर होगा तो टाइम टेकन भी क्या लगेगा आपका, ज़्यादा लगेगा। टाइम टेकन क्या हो जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा, स्वाभाविक है। ज़्यादा टाइम अगर जल्दी धीरे धीरे ठंडा होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि टाइम टेकन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पहला हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेगा कि मोर अगर टाइम टेकन लगेगा कूल होने में, तो आप कह सकते हैं कि अगर हॉटर बॉडी होगा, अगर जितना ज़्यादा हॉटर बॉडी होगा तो उसका कूल भी क्या होगा, फास्टर होगा। ठीक है, अगर हॉटर बॉडी, या फिर ऐसे लिखिएगा इसको समझने के तौर पे, मोर इज द हॉटर बॉडी, तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, रेट ऑफ कूलिंग भी क्या हो जाएगा आपका, मोर हो जाएगा। इसका आंसर टाइम जो लगेगा, टाइम टेकन, ये क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा। यानी सिंपल दो पॉइंट हमने आपको बताया कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर क्या होता है आपका, टेम्परेचर डिफरेंस अगर क्या होता है, कम होता है किसी भी बॉडी के और सराउंडिंग के बीच में, तो आपका रेट ऑफ कूलिंग भी क्या होता है, कम हो जाता है। या फिर रेट ऑफ कूलिंग क्या है तो लेस रहता है, तो टाइम टेकन क्या होता है, मोर हो जाता है। लेकिन वहीं पे दूसरा पॉइंट हमने बताया कि अगर मोर इज द हॉटर बॉडी, यानी जितना बॉडी का अगर कह सकते हैं कि टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, जितना बॉडी ज़्यादा हॉटर रहेगा, जितना बॉडी ज़्यादा हॉटर रहेगा, यानी बॉडी जितना ज़्यादा गर्म रहेगा, तो उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, रेट ऑफ कूलिंग होगा, उतना ही जल्दी जल्दी क्या होगा, वो आपका ठंडा होगा। ठीक है, तो उस कारण से आपका टाइम टेकन लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस तो सब में सेम है, तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे हम नहीं लगा पाएंगे, लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि मोर इज द हॉटर बॉडी, यानी जितना बॉडी ज़्यादा हॉट रहेगा, रेट ऑफ कूलिंग उतना ही क्या रहेगा आपका, ज़्यादा रहेगा। तो बॉडी सबसे ज़्यादा यही हॉट है, ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा रेट ऑफ कूलिंग रहेगा, रेट ऑफ कूलिंग इसका ज़्यादा, फिर इसका, ठीक है, तो समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसका, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इस तरह से रेट ऑफ कूलिंग रहेगा। तो जब रेट ऑफ कूलिंग सबसे ज़्यादा इसका है तो सबसे ज़्यादा टाइम किसका लगेगा, कम, सबसे कम टाइम T1 को ही लगेगा। ठीक है, तो T1 सबसे क्या रहेगा, लेस रहेगा, T1 क्या रहेगा, सबसे लेस रहेगा। फिर क्या रहेगा दूसरा आपका, फिर आपका, ठीक है, तो क्या होगा, T1 क्या लगेगा, सबसे कम समय लगेगा, फिर क्या, फिर T2 लगेगा, और फिर देन फिर क्या है, T3 लगेगा। एंड T3 में क्या लगेगा, सबसे ज़्यादा समय लगेगा। क्यों T3 में सबसे ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि T3 में क्यों सबसे ज़्यादा समय लगेगा बताइए, इसलिए T3 में सबसे ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो सबसे कम है, और सबसे कम टेम्परेचर रहेगा तो सबसे इसका रेट ऑफ कूलिंग भी कम ही रहेगा। इस कारण से इसका जो समय लगेगा वो कूल होने में वो ज़्यादा लग जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्या है, इन क्वेश्चन को बनाना है। हमने आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन आज आपको बताया फिजिक्स के रिगार्डिंग, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। क्यों लंबा हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन नंबर 5 वो थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया है। सो उसके कैलकुलेशन के लिए आप कोई बड़ी नहीं होना है, उसके कैलकुलेशन के लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन जो बताया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है उसको पढ़िए, आपको डेफिनेट तौर पे ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे लेवल के सीखने के लिए मिल रहा है, और ये आपका ऑफिशियल टेस्ट पेपर है, ऑफिशियल मॉक टेस्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि लेवल को है क्या है, वो अच्छा लेवल का है। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो कहीं पर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।